हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम बात करेंगे बैंकिंग और इतिहास के बारे में। ठीक है, बैंकिंग और इतिहास के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अक्सर बैंकिंग एंड हिस्ट्री। ये हमारा टॉपिक होने जा रहा है इस पर्टिकुलर लेक्चर। बात की जाए यदि इस टॉपिक की बैंकिंग एंड हिस्ट्री के बारे में, तो देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन एक और चीज है कि जब हम बैंकिंग का नाम सुनते हैं तो अक्सर हमें याद आता है कि हाल फिलहाल में जो हमने चीजें देखी हैं बैंक्स में, हम वही समझते हैं। और फिर हम समझते हैं कि जो बैंक है वो ज्यादा पुराना है नहीं, हद से हद 3-4 दशक पुराना होगा, 30 से 40 साल पुराना होगा, उससे ज्यादा पुराना नहीं होगा। पर ऐसा है नहीं। बैंकिंग असल में भारत में प्राचीन काल से ही है। ठीक है, आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहां पे भी थी। वहां पे क्या होता था, कई बार सामान को ले जाने या जाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे, समूह बने हुए थे। वो लोग ना सिर्फ सामान पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे आज बैंक हेल्प करते हैं वैसे करते थे, सील लगा के कि ताकि पता चल जाए कि सामान किसने भेजा है, कहाँ से आया है। सामान को ले जाने में और वहां से फिर जो पेमेंट था उस सामान का जो भी था उसको वापस लाने में, तब भी मर्चेंट गिल्ड्स काम करते थे। इसी के साथ साथ उधार देने के लिए जो आपके मैन्युफैक्चरर्स थे, जो चीजें बनाते थे, उन्हें उधार देने के लिए मर्चेंट गिल्ड काम करते थे। तो कुल मिला के कहा जा सकता है जो बैंकिंग है वो असल में प्राचीन काल से। मध्यकालीन भारत में क्या हुआ कि जो आपके राजघराने थे वो लोन देते थे, छोटे छोटे लोन। ठीक है, जो आपके किसान थे उन सभी को, ताकि वो उस लोन का इस्तेमाल करके अपना जो कृषि है उसको बढ़ा सकें, अपना जो एग्रीकल्चर है उसे बढ़ा सकें। और ये जो लोन है, इसके बदले में जो किसान का कर था, जो टैक्स था, उसी में थोड़ा बहुत और ज्यादा जोड़ के उन्हें राजा को लौटाना पड़ता था, इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। वहीं पे फिर मॉडर्न इंडिया है, जब आपके यूरोपियंस आए भारत में। देखिए मैं यूरोपियन बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेज नहीं बोल रहा हूँ। हम क्या समझते हैं कि जब ब्रिटिशर्स आए उसके बाद चीजें बदली, ऐसा नहीं है। यूरोपियंस जब आए, आपके पुर्तगाली आए, आपके डेनिश आए, आपके बाकी लोग आए, उसी समय से जो चीजें थी वो काफी हद तक बदल गई थी। क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो ये भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, जो कि बहुत हद तक बार्टर सिस्टम पे थी, यानी अगर आपको सामान चाहिए तो आपको सामान के बदले सामान देना पड़ेगा। उदाहरण के, अगर मुझे 1 किलो आलू चाहिए और आपको जूते चाहिए, आपके पास 1 किलो आलू है, मेरे पास जूते हैं, मैं आपको जूते दूंगा, बदले में आप मुझे 1 किलो आलू दे देंगे। ये था बार्टर सिस्टम जो भारत में उस टाइम पे प्रचलित था, उस टाइम पे प्रीवेलेंट था। यूरोपियंस जब आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने मॉनेटरी या कहें मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत कर दी। यानी अब आपको कोई भी चीज चाहिए, उसके बदले में आपको चीज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको सीधा पैसा देना। जैसे मैं बोल दूं कि आज हमें 1 किलो आलू चाहिए, तो क्या आप ढूंढेंगे किसी को कि किसी को जूते चाहिए तो जूते दे देता हूँ, उससे 1 किलो आलू ले लूंगा? नहीं ना, आप सीधे जाएंगे, पैसा देंगे, 1 किलो आलू ले लेंगे। तो यही थी मॉनेटरी, और उससे पहले थी बार्टर इकोनॉमी। तो मॉडर्नाइज में क्या होता है, मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत के समय पे, कि ये जो स्ट्रेटेजी थी ना मॉडर्न इंडिया के यूरोपियंस की, मॉनेटरी इकोनॉमी को इंट्रोड्यूस करने की, इस स्ट्रेटेजी के कारण ये सब हुआ कि बैंकिंग जो है वो भारत में और ज्यादा फला फूल। ठीक, तो यहीं से शुरू होता है हमारा बैंकिंग इन हिस्ट्री, बैंकिंग और इतिहास का परिचय। ठीक, तो इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे बैंकिंग और इसके इतिहास के बारे में। फिर हम देखेंगे इसका एक छोटा सा परिचय। फिर हम देखेंगे बाजार का आकार कितना है, भारत में बैंकिंग के क्षेत्र का इतिहास कैसा रहा, भारतीय बैंकिंग के विकास के विभिन्न चरण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नए निजी क्षेत्र के बैंक, 1968 से बैंकिंग क्षेत्र में किए गए प्रमुख नियंत्रण योजनाएं, वर्ष सुधार पेश, और फिर इन सभी का सारांश। यानी बैंकिंग एंड हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, मार्केट साइज, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग, regional rural banks, new private sector banks, major controls schemes introduced in banking sector from 1968 year reform, then summary, इन सभी का summary। तो ये जो है ये हमारा होने जा रहा है कर्व्स ऑफ एक्शन, जिसे हम फॉलो करने वाले। लेकिन शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर है हमारे सामने जो हमें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर इज लाइक दैट,
The images used in a slide deck for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं, आपको कोई भी चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि हमने देखा था बैंकिंग एंड हिस्ट्री में, हमें सबसे पहले जो चीज है वो ये समझने की जरूरत है कि बैंकिंग से हम क्या समझते हैं। देखिए, बैंकिंग का इतिहास आप तभी समझ सकते हैं जब आपको ये पता हो कि बैंकिंग चीज क्या है। तो बैंकिंग को अगर देखा जाए तो आमतौर पे इसे कहा जाता है आम जनता और संस्थानों से जमा स्वीकार करके और फिर उस पैसे को उधार देने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है ताकि लाभ कमाया जा सके। ये हुआ कैसे? देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे दो लोग हैं, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स के पास ज्यादा पैसा था, उन्हें कहीं जमा करना है। वो गए बैंक में, उन्होंने बैंक को पैसा दे दिया। बैंक ने उस पैसे को जमा करने के बाद उनसे कहा कि हम आपको 4% का या 4% का इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, वहीं पे एक थे मिस्टर वाई। मिस्टर वाई को पैसा चाहिए, तो उनके पास पैसों की थोड़ी सी कमी। वो गए बैंक के पास में उधार लेने। तो बैंक ने कहा हम आपको उधार दे देंगे, लेकिन 7% ये 7% जो इंटरेस्ट होगा वो आपको देना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, बैंक को मिस्टर एक्स को कितना देना है? 4%। मिस्टर वाई से वो कितना उठा रहा है? 7%। 7 और 4 को जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा 3%। तो ये 3% का जो एक्सिस अमाउंट है, ज्यादा मूल्य है, यही बैंक की कमाई है। तो आमतौर पे जब हम बैंक की बात करते हैं तो बैंक यही है, जनता से पैसे लो, जमा करवाओ, उन्हें कुछ इंटरेस्ट दो, फिर जनता को उधार दो, उनसे इंटरेस्ट लो, इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जितना भी ऊपर का है वो आपका। ठीक, लेकिन वक्त के साथ साथ बैंकिंग जो है वो भी काफी हद तक बदली है। तो इसलिए हम कहते हैं अब बैंकिंग में केवल जमा और ऋण ही शामिल नहीं है, बल्कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था, मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा, लॉकर, एटीएम सेवाएं और देश या दुनिया भर में धन का ऑनलाइन हस्तांतरण जैसी सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है। ठीक है, जैसे जैसे वक्त की समय बढ़ता गया, जरूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे बैंक ने भी काफी चीजें बदली। ठीक है, तो बैंक जो है वो असल में एक वित्तीय संस्थान है, एक वित्तीय संस्थान है जो कि बैंकिंग गतिविधि करता है। देखिए, वित्तीय संस्थान में और बैंकिंग गतिविधि में थोड़ा सा फर्क है। वो कैसे? जो बैंक है वो बैंकिंग भी कर सकता है और वित्तीय संस्थान के तौर पे भी काम कर सकता है। यानी वो आपसे पैसे उधार भी ले सकता है, पैसे जमा भी करवा सकता है, आपको उधार भी दे सकता है, और साथ के साथ बाकी कई सारी चीजें हैं वो भी करवा सकता है। वहीं पे अगर कोई वित्तीय संस्थान है, वो सिर्फ आपको पैसे देके आपसे इंटरेस्ट या ईएमआई ले सकता है, लेकिन आप वहां पे पैसे जमा नहीं करवा सकते। तो इसीलिए कहा जाता है बैंकिंग जो है वो दोनों चीजें कर सकता है, बैंकिंग गतिविधि और वित्तीय संस्थान भी। वहीं पे वित्तीय संस्थान जो है वो केवल एक ही चीज पे कार्यरत है, अर्थात यह जमा स्वीकार करता है और लाभ कमाने के लिए उधार देता है। कोई भी कंपनी जो ऊपर परिभाषित बैंकिंग का व्यवसाय करती है उसे बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। यानी ऊपर का जितना भी हमने देखा उसमें अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी इंक्लूड है तो वो असल में परिभाषित बैंकिंग कंपनी है। अब आइए हम थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इसकी हिस्ट्री को लेके। ठीक है, या बैंकिंग हिस्ट्री को इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं अंग्रेजी में, इसके अनुसार भारत का जो बैंकिंग क्षेत्र है वो पर्याप्त रूप से पूंजीकृत और अच्छी तरह से विनियमित है।
पर्याप्त रूप से पंजीकृत का मतलब क्या हुआ? यानी बैंक्स के पास अच्छा खासा डिपॉजिट है लोगों के द्वारा, ठीक है, जिससे वो लोगों को उधार देके लाभ कमा सकते हैं। लेकिन विनियमित या रेगुलेटेड भी है। क्यों? क्योंकि देखिए, असल में बैंक के पास जो पैसा है वो उसका खुद का नहीं है, वो उन लोगों का है जिन्होंने पैसा जमा करवा रखा है, ठीक है। तो ऐसे में ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि उन लोगों को जिन्होंने पैसा जमा करवाया है उन्हें सही सलामत उनका पैसा वापस करना, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि बैंकों को विनियमित होना, रेगुलेटेड होना सही अच्छा। फिर हम आते हैं दूसरे उस पे, भारतीय बैंकिंग उद्योग। हाल ही में भुगतान और लघु वित्त बैंकों जैसे नवाचारी बैंकिंग मॉडलों का रोल आउट देखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए उपाय घरेलू बैंकिंग उद्योग के पुनर्गठन में मदद करने में लंबा रास्ता तय कर सकते। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, वैसे ही हमने पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कुछ नए इनिशिएटिव्स या बैंकिंग मॉडल्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, परिभाषित किया है। पेमेंट और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं आपके, ये हम देखेंगे उसमें आने वाले लेक्चर्स में। तब तक के लिए बस याद रखिएगा कि ये जो है ये अभी हाल फिलहाल में आए कुछ नए बैंक के मॉडल। वहीं पे भारत में जो डिजिटल भुगतान प्रणाली है वो 25 देशों में सबसे अधिक विकसित हुई है। इसमें भारत की तथाकथित भुगतान सेवा IMPS फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स में स्तर 5 की एकमात्र प्रणाली। हाल फिलहाल के 25 देशों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है, जो आपकी डिजिटल भुगतान प्रणाली है वो बनी है, इवॉल्व हुई है, विकसित हुई है, वो भारत में ही हुई, ठीक है। और भारत की जो तथाकथित भुगतान सेवा है या जिसे कहा जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, ये जो है ये पूरे विश्व में लेवल 5 की अकेली फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स की एक सिस्टम है। यानी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा बैंक नहीं है या कोई भी ऐसा दूसरा देश नहीं है जिसके पास लेवल 5 की फास्टर पेमेंट इनोवेशन इंडेक्स में जगह हो। सिर्फ भारत के पास है, भारत का इमीडिएट पेमेंट सर्विस IMPS के थ्रू। वहीं पे अब हम बात करें बाजार के आकार की या मार्केट साइज की। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं या उनके जो बैंक की प्रणाली है, संपत्तियों का 70% से अधिक नियंत्रित करते हैं, जिसकी वजह से निजी समकक्षों के लिए तुलनात्मक रूप से छोटा हिस्सा बचता है। बैंक अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन का उपयोग करके अपने वित्त का प्रबंधन करने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है, अगर हम मान ले कि उसका सब कुछ मिला के 100 है, वो 100% है, ठीक है। इसमें आपका बैंकिंग आ गया, उसके आपके असेट हो गए, संपत्ति हो गई, उन सबको अगर हम 100 मान लें तो उस 100 में से जो 70% हिस्सा है, 70% है, वो सिर्फ और सिर्फ सार्वजनिक बैंक का है, पब्लिक सेक्टर बैंक का, ठीक है। और जो बचा हुआ 30% हिस्सा है वो निजी समकक्षों का है या फिर कहा जाए प्राइवेट प्लेयर्स का है, प्राइवेट बैंक्स का है। तो भारत में ज्यादातर बैंक जो है उसे सरकार कंट्रोल करती है थ्रू देयर सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। इसी के साथ साथ अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन का उपयोग करके भी बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेने के लिए बैंक प्रोत्साहित करते हैं। कई सारे बैंक है जिनकी अपनी खुद की अब मोबाइल एप्लीकेशन आती है, जिसे हम बैंक ऐप के नाम से भी जानते हैं। उस एप्लीकेशन में अपना जो भी आपके बैंक के डिटेल्स वो मांगता है, वो देने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप घर बैठे बैठे जैसा चाहें, जो भी चाहें, वो सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं, वो सेवाएं यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI वॉलेट और बैंक खातों के बीच असीमित फंड ट्रांसफर जैसी अधिक सुविधाओं की अनुमति देता है, मोबाइल वॉलेट वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में मजबूत खिलाड़ी बनने की उम्मीद। अभी कुछ समय से भारत में मुहिम चली हुई है कि जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसको हम और ज्यादा आधुनिक बना दें, ठीक है। इसी प्रयास में क्या हुआ है कि मोबाइल वॉलेट जैसी चीजें भी आ गई। यानी आप अपने बैंक अकाउंट से अपने मोबाइल वॉलेट में जितना चाहें उतनी बार पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं।
जिसकी वजह से जो भारत में पैसों का लेन देन है या बैंकिंग फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने की चीज है, वो काफी हद तक बहुत ही सुडौल हो गई है, काफी सुडौल हो गई है और काफी इजी हो गई। अब यदि हम बात करें भारत के बैंकिंग सेक्टर के इतिहास की, देखिए यहाँ पे जो आपका शुरू होता है वो आधुनिक काल से शुरू होता है, ठीक है, यानी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से शुरू होता है। असल में ऐसा है नहीं। बैंकिंग जो है वो आपकी आधुनिक भारत में शुरू नहीं हुई थी, बल्कि वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। किन्हीं कारणोंवश हम उसे आधुनिक भारत से मानते हैं, क्योंकि जो उससे पहले की बैंकिंग थी वो इतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, इतनी ज्यादा चीजें उसमें नहीं थी। इसी वजह से हम उन्हें साइड रखते हैं और मेन हम मानते हैं कि जब आपके अंग्रेज भारत आए, जब यूरोपियन भारत आए, उसके बाद जो चीजें हुई उन्हें, ठीक है। तो इसी के नजरिए से यदि देखा जाए, संयुक्त स्टॉक प्रकार का सबसे पहला जो बैंक था वो था बैंक ऑफ बॉम्बे, जिसे हम कहते हैं बॉम्बे बैंक। इस बैंक को बनाया गया था, जिसकी स्थापना हुई थी साल 1720 में बॉम्बे में, ठीक है। इसके कुछ समय पश्चात 1770 में कलकत्ता में एक एजेंसी हाउस द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई। सबसे पहला जॉइंट स्टॉक बैंक था आपका बैंक ऑफ बॉम्बे। उसके पश्चात दूसरा बैंक आया आपका 1770 में, वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब क्या होता है कि कई बार जब आप चीजों को गूगल करते हैं या पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको जब बोला जाता है कि फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया कौन था, तो अक्सर हमें वहां बैंक ऑफ हिंदुस्तान दिखता है, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला जो बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था कि बॉम्बे बैंक था। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही मात्र तरीका है समझना। बॉम्बे बैंक जो था वो पहला संयुक्त स्टॉक प्रकार का बैंक था, ठीक है, संयुक्त स्टॉक प्रकार का बैंक था, जिसे साल 1720 में बॉम्बे में स्थापित किया गया। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो था, जिसे कलकत्ता में स्थापित किया गया 1770 में एक एजेंसी हाउस के द्वारा, वो असल में एक प्रॉपर बैंक था कई मायनों में, ठीक है। इसीलिए जब भी आप सर्च करते हैं बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में, हमेशा आपको बैंक ऑफ कोलकाता ही बैंक ऑफ हिंदुस्तान ही दिखाई देता है। बंगाल और बिहार का जनरल बैंक, इसे 1773 में गवर्नर के द्वारा, जो बाद में बन गया आपके गवर्नर जनरल। क्यों? क्योंकि क्या होता है, 1773 में आता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आने के पश्चात क्या हुआ कि जो आपके गवर्नर की पोजीशन थी वो बन के होगी गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले गवर्नर थे, बाद में बन गए गवर्नर जनरल। तो 1773 में क्या हुआ, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, सबसे पहले गवर्नर जनरल, उनके प्रस्ताव के बाद एक नया बैंक बनाया गया, बंगाल और बिहार का जनरल बैंक, ठीक है। यह एक अल्पकालिक प्रयोग साबित हुआ, यानी एक शॉर्ट लिव्ड एक्सपेरिमेंट। ये बैंक ज्यादा समय तक चल नहीं पाया, कार्यरत नहीं रह पाया और बाद में इसे बंद ही करना पड़ा। फिर आता है प्रेसिडेंसी बैंक। देखिए भारत में अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसीज थी। क्या क्या नाम थे उनके? बॉम्बे, बंगाल और मद्रास, ठीक है। उन्हीं प्रेसिडेंसीज में उन्होंने एक एक करके बैंक स्थापित करने शुरू कर दिए। सबसे पहला जो बैंक था वो था बंगाल प्रेसिडेंसी का बैंक ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 2 जून 1806 को कलकत्ता में हुई थी, 50 लाख रुपए की पूंजी के साथ, यानी जो इनिशियल पेड अप कैपिटल थी वो 50 लाख रुपीस थी। बैंक को 1823 में नोट जारी करने की शक्तियां दे दी गई। यानी मैंने आपको बताया कि हमारी जो इकोनॉमी थी वो बार्टर इकोनॉमी थी, जिसको अंग्रेजों ने बाद में मॉनेटरी इकोनॉमी कर दिया। तो मॉनेटरी जो इकोनॉमी कर दिया गया, तो जो नोट जारी करने की शक्तियां थी वो बैंक ऑफ बंगाल को दी गई 1823 में। इसके पश्चात आया हमारे पास में बैंक ऑफ बॉम्बे। जो हमारा बैंक ऑफ बॉम्बे था ये दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक था, जिसकी स्थापना 1840 में हुई थी और 52 लाख रुपीस की पूंजी के साथ स्थापित किया गया, 52 लाख रुपए की, ठीक है। 2 लाख रुपए ज्यादा थे बैंक ऑफ बंगाल के मुकाबले। उसके बाद जो आखिरी और तीसरा बैंक था वो था बैंक ऑफ मद्रास, तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक, जिसकी स्थापना
जुलाई 1843 में हुई 30 लाख रुपए की पूंजी के साथ। कितने रुपए दिए गए थे? 30 लाख रुपए। ठीक है, जुलाई 1843। इसके बाद क्या हुआ कि जो आपका बैंक ऑफ बॉम्बे था ये चल नहीं पाया और कुछ समय बाद इसका पतन हो गया। जनवरी 1868 में इसी के चलते एक न्यू बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई। ठीक है, फिर आता है आपका 1876 का वो दौर जब अस्तित्व में आए प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को एक सामान्य कानून के तहत लाया गया और उनके व्यवसाय पे कुछ प्रतिबंध लगाए गए। होता क्या है कि आपके जो सारे बैंक थे, आपके तीनों बैंक थे, अलग अलग चल रहे थे। ठीक है, इनके अलग अलग चीजें थी, अलग अलग और बाकी चीज थी। इन्हीं सबको समाप्त करते हुए क्या हुआ, 1876 में एक कॉमन प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियम लाया गया जिसे हम कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। इस एक्ट के तहत तीनों बैंकों को एक ही बैंक की स्टैचू और एक ही रेस्ट्रिक्शंस के अंदर लाया गया ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम कर सके। फिर आया पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक, इलाहाबाद बैंक था। 1865 में इलाहाबाद में स्थापित किया गया। दूसरा पंजाब नेशनल बैंक था, 1865 में लाहौर में स्थापित किया गया। बाद में इसके जो हेडक्वार्टर्स थे उन्हें अमृतसर शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद दिल्ली में। तीसरा बैंक ऑफ इंडिया था जो 1906 में मुंबई में स्थापित किया गया और यह सभी बैंक निजी स्वामित्व के तहत स्थापित किए गए थे। हुआ क्या, इससे पहले के जो बैंक मैंने आपको बताया या जो भी हम डिस्कस किए वो सभी वो बैंक थे जो कि आपके अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे। उनका जो स्वामित्व था या उनकी जो ओनरशिप थी वो अंग्रेजों के पास थी। ये जो बैंक मैंने आपको बताया, इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी वह बैंक हैं जो कि भारतीय स्वामित्व के अंदर स्थापित किए गए थे। फिर आता है 1906। 1906 के स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय स्वामित्व वाले संयुक्त स्टॉक बैंकों को एक बड़ी प्रेरणा दी थी ताकि जो भारतीय हैं वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किए गए बैंकों को हटाकर भारतीय द्वारा स्थापित किए गए बैंकों में जा सके। इसी बीच 1906 से 1913 के बीच सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर जैसी कई और भारतीय वाणिज्यिक बैंक स्थापित किए गए। ठीक है, फिर स्वर्गीय श्री विठल एल कवठेकर ने 1889 में तत्कालीन बड़ौदा रियासत में शहरी सहकारी ऋण आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद पहली पंजीकृत शहरी सहकारी ऋण सोसाइटी जो थी वो आपकी बनती है कांचीवरम शहरी सहकारी बैंक, जिस तत्कालीन मद्रास में कांचीवरम में संगठित किया गया था, वहां पे इसको बनाया गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जिन्हें समझ लेते हैं। जितने भी प्रेसिडेंसी बैंक हैं उन्हें प्रेसिडेंसी बैंक के रूप में जाना जाता था क्योंकि उन्हें 3 प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया जो कि देश में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की इकाइयां थी। प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ रॉयल चार्टर्स द्वारा शासित थे। प्रेसिडेंसी बैंकों ने पेपर करेंसी एक्ट 1861 के अधिनियम के तहत मुद्रा जारी की, लेकिन इसके बाद उनके मुद्रा अधिकारी जो मुद्रा जारी करने का अधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया और यह कार्य चले गया आपका किसके पास में, जो ब्रिटिश हुकूमत थी उसके पास। वहीं पे अब हम देखें प्रेसिडेंसी बैंकों को 1921 में एकल बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। यह आरबीआई की स्थापना से पहले एक केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने 3 प्रकार के कार्य किए, अर्थात वाणिज्यिक बैंकिंग, केंद्रीय बैंकिंग और सरकार के बैंकर के रूप में। 1930 में वाणिज्यिक बैंकों की संख्या बढ़ाकर 107 होगी, जिसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अभी भी भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर हावी था। भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति 1929 में भारतीय बैंकिंग की समस्याओं का व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित की गई थी। इसमें देखा गया कि देश के लिए केंद्रीय बैंक स्थापित किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 को लागू किया गया।
जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। बैंक विफलताओं का मुद्दा और कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकता भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के दो प्रमुख कारण थे। 1935 में बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में आ गया। इसीलिए सरकार ने बड़े पैमाने पर बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, और इन विभिन्न अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उद्देश्य से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण का पहला अभ्यास लागू किया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1985 में भारतीय बैंक अधिनियम 1985 के अधिनियम के साथ भारतीय स्टेट बैंक में परिवर्तित कर दिया गया। फिर आता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन बैंकिंग। भारतीय बैंक प्रणाली की शुरुआत स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से होती है, जिसे मुख्य रूप से श्रॉफर्स, सेठ, साहूकार, महाजन, चेटिस आदि नाक व्यापारियों से संचालित किया जाता है। यह विकसित नहीं हो सकी क्योंकि वह जनता से जमा प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, यानी वो सिर्फ उधार देते थे लेकिन लोगों से पैसा नहीं ले सकते थे। भारत में आधुनिक बैंकिंग की उत्पत्ति 18वीं सदी के अंतिम दशकों में हुई। पहले बैंक थे जनरल बैंक ऑफ इंडिया जो 1786 में शुरू हुआ, और बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 में आया था। इसके बाद 3 प्रेसिडेंसीज बैंक अर्थात बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास की स्थापना की गई। 3 बैंकों का 1925 में विलय करके एक नया बैंक बनाया गया, इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर आया हमारा इलाहाबाद बैंक। स्थापना 1865 में हुई। भारत में सबसे पुराने जीवित संयुक्त स्टॉक बैंक में से एक है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1895 में लाहौर में हुई थी, जो भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक है। भारतीय बैंकिंग इतिहास के एक प्रमुख मील का पत्थर 1934 में हुआ, जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो कि 1935 में कार्य करना शुरू किया गया। तब से आरबीआई देश के केंद्रीय बैंक के रूप में बैंकिंग प्रणाली को विनियमित कर रहा है। 1949 में रिजर्व बैंक की नीतियों और सरकार की नीतियों के बीच घनिष्ठ एकीकरण के लिए देश की स्वतंत्रता के तुरंत बाद रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया गया। वाणिज्यिक बैंकों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार ने 1949 में बैंकिंग कंपनी अधिनियम पारित किया, जिसके बाद में बैंकिंग विनियम अधिनियम के 1949 के रूप में बदल दिया गया। आरबीआई बैंकों का नियामक सरकार का बैंकर और बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके और इसके साथ पूर्व राज स्वामित्व वाले या राज सहयोगी बैंक को एकीकृत करके एक राज भागीदार और राज प्रायोजित बैंक के निर्माण की सिफारिश की। तदनुसार मई 1955 में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया और 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया। बाद में 1959 में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय स्टेट बैंक को 8 पूर्व राज्य संबद्ध बैंकों को अपनी सहायक कंपनी के रूप में अधिग्रहण करने में सक्षम बनाया गया। भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने 1969 में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखा, जब 19 जुलाई 1969 को निजी क्षेत्र के 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इनमें से अधिकांश बैंक के पास 50 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि थी। 1980 में 200 करोड़ रुपए से अधिक की जमा राशि वाले 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। रीजनल रूरल बैंक्स। 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक नया समूह स्थापित किया गया, जो श्री नरसिम्हा की अध्यक्षता वाले कार्य समूह की सिफारिशों पर आधारित था, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बैंकिंग सेवाओं के अतिरिक्त ग्रामीण जनसंख्या की सेवा भी की जा सके। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। 1999 में नरसिम्हा समिति ने सिफारिश की कि बैंक को परिचालन दक्षता बढ़ानी चाहिए, बैंक पे पर्यवेक्षणों को मजबूत करना चाहिए और नए खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धी वातावरण में बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सिफारिश के आधार पर नए निजी बैंक का कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई। अब हम देखें मेजर कंट्रोल स्कीम जो कि इंट्रोड्यूस हुई बैंकिंग सेक्टर में 1968 के बाद। 1962 में छोटे जमाकर्ता की जमा राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अधिनियम 1961 को लागू किया गया। डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जनवरी 1962 में की गई थी। 1963 में कृषि पुनर्वित्त निगम की स्थापना 1 जुलाई 1963 के अधिनियम द्वारा की गई। इसके उद्देश्य केंद्रीय भूमि बंधक बैंकों, राज्य सरकारी बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करना था। 1965 में क्रेडिट प्राधिकरण योजना शुरू की गई, जिसके तहत वाणिज्यिक बैंकों को निर्धारित मापदंड से ऊपर किसी भी नए कार्यशील पूंजी सीमा को मंजूरी देने के लिए आरबीआई की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती थी, जिसे समय समय पर संशोधित किया जाता। 1968 राष्ट्रीय क्रेडिट परिषद फरवरी 1968 में स्थापित की गई, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को योजनाएं प्राथमिकताओं के अनुसार क्रेडिट आवंटित करने में सहायक मिल सके। 1969 50 करोड़ से अधिक जमा वाले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 लीड बैंक योजना की गई, ताकि पूरे भारत में बड़े पैमाने पर जमा राशि को जुटाया जा सके और कमजोर वर्ग को ऋण देने में वृद्धि की जा सके।
1972 में प्राथमिकता क्षेत्र की अवधारणा को औपचारिक रूप दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए नवंबर 1974 में और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए नवंबर 1978 में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए गए। 1972 में समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने और उनके उत्थान के लिए विभिन्न ब्याज दर की योजना शुरू की गई। 1980 में 14 मार्च 1980 को 200 करोड़ रुपए से अधिक मांग और समय देने वाले 6 बैंकों का 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण किया गया। 1974 में बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी और अन्य पैरा बैंकिंग वित्तीय संस्थानों पर एकीकृत तरीके से प्रभावी पर्यवेक्षण प्रदान करने और विशेष रूप से पर्यवेक्षण कार्यों में भाग लेने के लिए आरबीआई के भीतर विशेष पर्यवेक्षण बोर्ड की स्थापना की गई। 1995 में बीआर अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई। 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहमत मानकों और कोड के अनुसार ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध बैंक के स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए बैंकिंग कोड और मानक कोड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारत में विदेशी बैंकों की उपस्थिति के लिए रोडमैप फरवरी 2005 में तैयार किया गया था। बैंकों को नवंबर 2005 में शून्य या कम न्यूनतम शेष के साथ नो फ्रिल्स खाता सुविधा करने की सलाह दी गई थी। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को के देय ऋणों की वसूली अधिनियम 1993 में अधिनियमित किया गया था, जिसने गैर निष्पादित ऋणों के शीघ्र निवारण और वसूली के न्यायाधिकरण की स्थापना का प्रावधान था। वित्तीय संपत्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज परिवर्तन अधिनियम 2002 मार्च में अधिनियमित किया गया था। हमने टॉपिक खत्म कर लिया। अब हम बात करें समरी की। हमने देखा बैंकिंग की परिभाषा, मुख्य गतिविधियां और विस्तारित सेवाएं। फिर हमने देखा नियामक अवलोकन, आरबीआई स्थिति और नवाचार। फिर हमने देखा बाजार हिस्सेदारी, सार्वजनिक बजाम निजी, मोबाइल वॉलेट्स। फिर हमने देखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लाइक प्रारंभिक बैंक और भारतीय स्वामित्व वाले बैंक। फिर हमने देखा आरबीआई का गठन, इंपीरियल बैंक और आरबीआई की स्थापना। फिर हमने देखा राष्ट्रीयकरण, पहला चरण और दूसरा चरण। फिर हमने देखा ग्रामीण बैंकिंग पहल, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। फिर हमने देखा मुख्य विधायी और नीतियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, जीमा बीमा निगम 1962, नरसिम्हा समिति 1991। हाल के विकास में हमने देखा नियामक ढांचा और वित्तीय समावेशन। इसके साथ हम कह सकते हैं भारतीय बैंक प्रणाली प्रारंभिक जमा लेने और उधार देने से एक व्यापक वित्तीय सीमा मॉडल में विकसित हुई है। मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शासित, इसमें राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण बैंकों की स्थापना और आधुनिक बैंकिंग प्रथाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं। ऐतिहासिक विकास में प्रमुख बैंकों का गठन और वित्तीय समावेशन स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक विनियमित ढांचे में संक्रमण शामिल है। प्रमुख विधायक आरबीआई ने वर्तमान परिदृश्य को आकार दिया है, जिसमें भारत में बैंकिंग सेवाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार हुआ। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जो भी हमने यहाँ पढ़ा, सोचा, समझा, उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आप सभी का धन्यवाद।